हे गाइस, क्या कर रहे हो? स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल स्टूडियो पे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्थोगोनलिटी और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आ जाइए। ऑर्थोगोनल समझने से पहले अपन बात करते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर। आप इसको लेंथ भी बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड बोल दो या नॉर्म बोल दो, एक ही बात है, तीनों का मीनिंग सेम है। लेंथ, मैग्नीट्यूड, नॉर्म ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? सपोज करो, जैसे पहले इसको डिनोटेशन किससे कर दे। मेरे पास एक वी वेक्टर है। अब आपको इसका नॉर्म निकालना है, तो इसको डिनोट इस प्रकार से करते हैं, पहले दो लाइन, फिर वी वेक्टर, फिर दो लाइन। अब निकालते कैसे हैं? नॉर्म ऑफ वी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी वेक्टर डॉट वी। ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है 1 2 3। ये मेरे पास वी वेक्टर है। अब मेरे को बोला गया इसका नॉर्म निकालो भाई, तो चलो इसका नॉर्म निकालता हूँ। मेरे पास नॉर्म आ गया अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। राइट। ये हो गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ 1 + 4 + 9, दैट इज इक्वल टू 14। रूट 14। नॉर्म क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है, मतलब प्रत्येक टर्म का, और ऐड करते जाना है। ये नॉर्म निकालने का तरीका है। अगला अपन बात करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या है? मैंने माना मेरे पास दो वेक्टर है, टू वेक्टर्स। एक मैंने मान लिया वी वेक्टर, एक मैंने मान लिया डब्ल्यू वेक्टर। ठीक है, अपने दो वेक्टर मान लिए, और इस पे अपन माना आर एन में अपने दो वेक्टर मान लिए वी और डब्ल्यू। अब आता है ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है। आपको कभी भी ऑर्थोगोनल वेक्टर बोले ना, या तो आपको ऑर्थोगोनल वेक्टर बोले, आपको ये वर्ड दिखे ना ऑर्थोगोनल, या आपको दिखे परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल या आपको परपेंडिकुलर वर्ड दिखे ना, तो आप कुछ मत करो, चुपचाप बैठ के वी डॉट डब्ल्यू इक्वल टू 0 कर देना। ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वर्ड दिखे ना, तो आप दोनों वेक्टर्स का डॉट 0 कर देना। ठीक है, ये हो गया अपना ऑर्थोगोनल वेक्टर, यानी दो वेक्टर्स का डॉट 0 होना चाहिए, वो होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब इसी प्रकार एक और टर्म आते हैं अपने पास, वो अपने पास ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो इस पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल में क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंस की बात करें, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है। मैंने लिया u1 u2 अप टू um इन Rn। Rn में मैंने ये लिया u1 वेक्टर u2 वेक्टर अप टू वेक्टर Rn में लिया। इसमें कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन कि सारे वेक्टर है ना, ऑल वेक्टर्स यूनिट वेक्टर होने चाहिए। सारे के सारे वेक्टर कैसे होने चाहिए? यूनिट वेक्टर। इस चीज को आप हमेशा के लिए याद कर लें, जब भी आपको ऑर्थोनॉर्मल बोले ना, तो आप ये चीज तो ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर होना ही चाहिए। काफी इंपोर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं, ये क्या होना चाहिए? यूनिट वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, और ऑर्थोगोनल तो एक दूसरे को होएगा ही। अगर मेरे पास यू आई डॉट यूजे करता हूं मैं, एक टाइम के लिए तो 1 होएगा और एक टाइम के लिए 0 होएगा। अभी 1 और 0 कब कब होएगा? अगर इफ आई इज इक्वल टू जे है तो 1 होएगा, एंड आई इज नॉट इक्वल टू जे है, इनका डॉट 0 होएगा। ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल में आप डिफरेंस पता चल गया होगा। ऑर्थोगोनल में ये जरूरी नहीं है कि वो यूनिट वेक्टर हो ही, लेकिन ऑर्थोनॉर्मल में जरूरी है कि वो यूनिट वेक्टर होना ही चाहिए। अगला अपन बात करते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की बात करते हैं, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। मैंने एक वेक्टर लिया, एक्स वेक्टर लिया, इन Rn में मैंने एक एक्स वेक्टर लिया, और सब स्पेस मैंने मानी, सब स्पेस में मानता हूं V इन Rn। V सब स्पेस है Rn में, और एक्स वेक्टर भी किसमें है? Rn में। आप एक्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एक्स पैरेलल प्लस एक्स वेक्टर का परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो यहाँ पे जो वेयर, यहाँ पे सॉरी, ये एक्स वेक्टर जो है ना, एक्स पैरेलल वेक्टर, वो किसमें है?
वी के अंदर है और एक्स परपेंडिकुलर है ना, इज परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर टू वी। एक्स परपेंडिकुलर किसके, वी के परपेंडिकुलर है, राइट। मैं एक फिगर बना के बताता हूं। ये मैंने कोई भी वी सब स्पेस ले लिया, चलो ये मैंने वी सब स्पेस ले लिया, ठीक है। अब ये मेरा हो गया एक्स वेक्टर, ये मेरा हो गया एक्स वेक्टर, राइट। और ये हो गया मेरा एक्स पैरेलल वेक्टर। सो ये मेरा हो गया एक्स परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी ये परपेंडिकुलर है वी सब स्पेस के, ठीक है। अब प्रोजेक्शन का मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। वी सब स्पेस, वी इज ए सब स्पेस, वी एक सब स्पेस है ऑफ आर एन, और उसमें मेरे पास है ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है। ऑर्थो नॉर्मल बेसिस का मतलब क्या समझते हो आप, कि सारे वेक्टर यूनिट है मेरे पास। ये चीज ध्यान रखना, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस का मतलब सारे वेक्टर मेरे पास यूनिट है, ठीक है। और अगर मान लो कि यूनिट में नहीं आए तो आपको यूनिट बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं अगली कंडीशन बताता हूँ, पहले आप ये समझना, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है सारे u1 u2 अप टू un। सो प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर ऑन वी सब स्पेस कैसे रीड करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर ऑन वी सब स्पेस दैट इज इक्वल टू u1 वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर मल्टीप्लाई बाई u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर मल्टीप्लाई बाई u2 वेक्टर प्लस अप टू um वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर मल्टीप्लाई बाई um वेक्टर। ये फॉर्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ, ये चीज आप ध्यान रखिए, फॉर्मूला प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर ऑन वी सब स्पेस, राइट। ये चीज आप ध्यान रखना, मैंने इसके इंपोर्टेंट भी लगा दिया, ये चीज काफी इंपोर्टेंट, ध्यान में रखना। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये वेक्टर क्या है, यूनिट है। अगर आपको कई कई बार वो यूनिट वेक्टर नहीं देता, बोल देता है कि मेरे पास ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, कई कई बार वो बोल देता है क्वेश्चन में कि मेरे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर है, तो आपको वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना पड़ता है। अब यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, मान लो मेरे पास एक वी वेक्टर है, ठीक है। अब मेरे को इसको यूनिट वेक्टर बनाना है, सो मैं बनाऊंगा वी कैप इज इक्वल टू वी वेक्टर अपॉन नॉर्म ऑफ वी वेक्टर, यानी वेक्टर को उसके नॉर्म से डिवाइड करते हैं ना, तो आपका यूनिट वेक्टर आ जाता है। क्या, कि वेक्टर को आप उसके नॉर्म से डिवाइड करते हैं तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। सो आपको मान लो कभी क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर नहीं दे तो आप उसको यूनिट वेक्टर बना सकते हो और उसका प्रोजेक्शन आप निकाल सकते हो। आगे एक क्वेश्चन करेंगे प्रोजेक्शन पे, पहले अपन इसको समझते हैं। अब बात आती है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैं सपोज करता हूं मेरे पास एक सब स्पेस है, एक सब स्पेस वी है ऑफ आर एन, आर एन सब में एक सब स्पेस वी है मेरे पास। सो वी कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या पढ़ते हैं, वी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू एक्स वेक्टर इन आर एन सच दैट v dot x vector is equal to 0 for every v vector in v subspace। सो आप ये वाली चीज ध्यान रखना, v डॉट एक्स इज इक्वल टू 0 करना होता है जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट की बात करता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में कुछ नोट है वो आप नोट करिएगा। नोट क्या क्या है, v कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर से वही चीज दे देता है, v दे देता है। जैसे अपन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो आपके पास क्या आता है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं फिर से वही मैट्रिक्स आ जाती है। जिस प्रकार आप कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो आपके वही वेक्टर आ जाता है, ठीक है। सेकंड है डायमेंशन ऑफ v प्लस डायमेंशन ऑफ v कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू n, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखना, डायमेंशन ऑफ v प्लस डायमेंशन ऑफ v कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू n। अब बात करते हैं पाइथागोरियन थ्योरम की, कि पाइथागोरियन थ्योरम क्या है, ठीक है। सो मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है एक्स वेक्टर एंड एक वेक्टर है वाई वेक्टर इन आर एन में दो वेक्टर है। सो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई वेक्टर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स वेक्टर का नॉर्म का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई वेक्टर का
होल स्क्वायर। ये तब पॉसिबल है जब आपका x एंड y, तब पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ x एंड y वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। अगर x और y आप ऑर्थोगोनल हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। समझ में आएगा नहीं? x और y वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। पाइथागोरन थ्योरम यह बोलती है। इसके बाद है मेरे पास कोशिश-सेवर्स इनइक्वालिटी। अब ये क्या बोलती है कि मेरे पास दो वेक्टर है, x वेक्टर एंड y वेक्टर इन Rn में दो वेक्टर है मेरे पास x और y। सो आप लिख सकते हो मोड ऑफ x डॉट y लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x एंड नॉर्म ऑफ y। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वल कब होएगी, मैं लिखता हूं इक्वलिटी होल्ड्स फॉर x वेक्टर एंड y वेक्टर आर पैरेलल। अगर x और y पैरेलल है ना तभी इक्वलिटी होल्ड होएगी। अब बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो आप ये तो जानते ही हो कि x डॉट वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y कोस थीटा। तो इधर से मेरे पास आ गया थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x डॉट वाई अपॉन नॉर्म ऑफ x एंड नॉर्म ऑफ y। ये मेरे पास आ गया थीटा का फॉर्मूला। राइट। सो हमने आज बेसिक बेसिक टॉपिक्स की बात की, लेकिन थे काफी इंपॉर्टेंट। अब चलिए अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेरे पास, फॉर विच वैल्यूज ऑफ के, यानी मेरे पास कोई कांस्टेंट की है जिसमें वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, मेरे पास दो वेक्टर है और परपेंडिकुलर की बात की है, तो आपके माइंड में सीधा कैच करना चाहिए कि परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल कॉन्सेप्ट क्या था। सो परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल कॉन्सेप्ट था कि दो वेक्टर्स का डॉट मेरे को जीरो करना है। इधर मेरे पास दो वेक्टर है u और v, यानी मेरे को दोनों वेक्टर का डॉट क्या करना है, जीरो करना है परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल की बात करते। ठीक है, तो चलिए इनका डॉट करते हैं। 2 3 4 डॉट 1 k 1 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 k प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया 3k इज इक्वल टू माइनस का 6 एंड k इज इक्वल टू माइनस का 2। तो k की वैल्यू अपने पास आ गई माइनस का 2। देखिए क्वेश्चन में पूछा परपेंडिकुलर है तो मेरे पास k की वैल्यू बताओ, तो परपेंडिकुलर था तो मैंने क्या कर दिया, डॉट को जीरो कर दिया। सिंपल बेसिक क्वेश्चन ही तो है। अगला क्वेश्चन मेरे पास, फाइंड ए बेसिस ऑफ v कॉम्प्लीमेंट, यानी w कॉम्प्लीमेंट पूछा अपने को और अपने पास ये दो वेक्टर गिवन है। तो कॉम्प्लीमेंट की बात आती है अपने क्या करते हैं, मतलब मान लो कि मैंने इसको माना v1 माना और इसको मैंने v2 वेक्टर माना। ठीक है, सो मेरे को क्या करना है, v1 डॉट x इज इक्वल टू जीरो एंड v2 वेक्टर डॉट x इज इक्वल टू जीरो करना है। अब x वेक्टर मैं अज्यूम कर लेता हूं, ये मेरे पास r की पावर 4 में है, तो मैं x वेक्टर को अज्यूम कर लेता हूं x1 x2 x3 अप टू x4। तो मेरे को बेसिकली क्या करना है, इनका डॉट करके जीरो करना है। तो ठीक है, आ जाओ करते हैं इनका डॉट जीरो। v1 वेक्टर डॉट x इज इक्वल टू जीरो। सो ये मेरे पास हो गया x1, सॉरी मैं पूरा लिखता हूं, 1 2 3 4 डॉट x1 x2 x3 x4, राइट, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो ये हो गया मेरे पास x1 प्लस 2 x2 प्लस 3 x3 प्लस 4 x4 दैट इज इक्वल टू जीरो। और सिमिलरली अगर आप v2 डॉट x वेक्टर को जीरो के इक्वल करते हो, सो ये हो जाएगा मेरा 5 6 7 8 एंड डॉट x1 x2 x3 x4 एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। सो ये मेरे पास हो गया, ये हो गया मेरे पास 5x1 प्लस 6x2 प्लस 7x3 प्लस 8x4 दैट इज इक्वल टू जीरो। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, चार अननोन। तो ये तो मेरे को दिख रहा है कि मेरे पास पैरामीटर आएगा, कोई भी दो पैरामीटर आएंगे। तो चलिए अपन अब इसको सोल्व करते हैं। आप इसको आरआरएफ से सोल्व कर सकते हैं, फिर नॉर्मल भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लिखता हूं। मैंने लिखा आरआरएफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं इनकी, x1 का
ये मैंने लिखा 1 2 3 4 इक्वल में 0, 5 6 7 8 इक्वल में 0। अब इसको सोल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले करते हैं अपन सेकंड रो है ना, R2 में से माइनस करते हैं। R2 में अपन माइनस करते हैं 5 टाइम ऑफ R1। सो मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 एंड इक्वल टू में 0 है ही। और ये हो जाएगा मेरे पास -4 -8 एंड माइनस का 12 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो सेकंड रो को ध्यान से देखो। अगर मैं इसमें -4 का डिवाइड करता हूँ, मैं करता हूँ R2 में क्या करता हूँ, रिप्लेस बाय -1/4 R2 करता हूँ। सो ये मेरे पास हो जाएगा 1 2 3 4 एंड इक्वल में 0। देन ये हो गया मेरे पास 1 2 और 3, राइट। ठीक है, ये हो गया मेरा 1 2 3 इक्वल टू 0 हो गया, राइट। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा x1 x2 x3 x4 दैट इज इक्वल टू s प्लस 2t माइनस 2s माइनस 3t और s और t। आप बोलोगे s और t कहाँ से आ गया, तो चलिए इसको भी एक बार ध्यान से देखते हैं। देखो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। सो मैं यहां से लिखा, अगर एक बार एक स्टेप और करते हैं ना, तो आपके पास आ जाएगा 1 1 0 -1 -2 इक्वल में 0 है ही। और ये हो जाएगा 0 1 इधर, इधर 0 है, 0 1 2 एंड 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए x1 मेरे पास पहली वाली रो से क्या आ गया, x3 प्लस 2 टाइम ऑफ x4। अब मैंने x3 को तो s मान लिया और x4 को मैंने t मान लिया। सो मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ गई, राइट। सो अगर अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास आ गया s तो कॉमन आ गया 1 -2 1 0 प्लस t आ गया और ये बन गया मेरे पास 2 -3 0 और 1। सो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास x वेक्टर मेरे पास आ गया 1 -2 1 और 0 कोमा 2 -3 0 और 1, राइट। ये मेरे पास एक्स वेक्टर आ गया। और एक्स वेक्टर में क्या बोल सकता हूँ, डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट बोल सकता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरे पास, फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ऑनटू सबस्पेस ऑफ r की पावर 4 स्पैन्ड बाय दिस वेक्टर्स। मेरे को 3 वेक्टर दे रखे हैं और एक एक्स वेक्टर दे रखा है। देखो ये मेरे पास एक्स वेक्टर हो गया, ये मेरे पास हो गया v1, ये हो गया मेरे पास v2, ये हो गया मेरे पास v3। अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से मानो तो आप इसको u1 भी मान सकते हो, u2 मान सकते हो और u3 मान सकते हो। आपको बोला है कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालो। क्यों से समझ में आया, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर का, तो ठीक है। लेकिन फॉर्मूले मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी। कंडीशन क्या थी कि जो वेक्टर गिवन है u1 u2 u3 गिवन है वो आपका यूनिट वेक्टर होना चाहिए। लेकिन आपको इधर दिख रहा है कि इनका नॉर्म 1 नहीं है, इनका नॉर्म 1 नहीं है, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो आपको इसको पहले यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, उसके बाद अपन प्रोजेक्शन की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको यूनिट वेक्टर बनाते हैं। सो पहला वेक्टर मेरे पास v1 वेक्टर है 1 1 1 1। सो अब मैं इसको यूनिट वेक्टर बनाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा, मान लो यूनिट वेक्टर मैंने u1 बनाया तो वो मेरे पास हो गया नॉर्म किसका है, कितना है इसका 1/2, और ये हो गया 1 1 1 1। सिमिलरली v2 वेक्टर मेरे पास, v2 वेक्टर क्या है 1 1 -1 -1 1 1 -1 एंड माइनस का 1। सो u2 ये यूनिट वेक्टर है जिसका नॉर्म आएगा मेरे पास 1/2 एंड 1 1 -1 और माइनस का 1। सिमिलरली अपन v3 को भी यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो v3 क्या है मेरे पास 1 -1 -1 और 1। सो v3 को अपन लिखते हैं पहले 1 माइनस का 1 एंड देन 1।
सो u3 एक यूनिट वेक्टर बनाया अपने ने, इसका नॉर्म आया 1/2 और ये हो गया मेरे पास 1 माइनस का 1 माइनस का 1 एंड 1, राइट। तो चलिए अब अपन प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर ऑन वी सब स्पेस दैट इज इक्वल टू u1 वेक्टर डॉट x मल्टीप्लाई बाय u1 प्लस u2 वेक्टर डॉट x वेक्टर मल्टीप्लाई बाय u2 प्लस u3 वेक्टर डॉट x वेक्टर मल्टीप्लाई बाय u3। ठीक है, अब अपने u1 भी है और x वेक्टर भी है, तो अपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, अपना आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, या आप होमवर्क को सिंपल मल्टीप्लाई करके आप इसको सोल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लेक्चर में हमने बात की ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनलिटी की और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की। तो मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रॉम टीम स्टूडियो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच।